कार्यक्रम शिक्षा वाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी एवं शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है। नमस्कार प्यारे बच्चों, लीजिए हाजिर हैं हम फिर आपके अपने कार्यक्रम शिक्षा वाणी के साथ। और शिक्षा वाणी में आज हूँ मैं आपकी भारती दीदी आपके साथ। आज के कार्यक्रम में हम क्या क्या लेकर आए हैं, तो वही खूबसूरत सी शिक्षा वाणी की दुनिया, और शिक्षा वाणी की दुनिया में वही खूबसूरत सी मीना की कहानी। और मीना की कहानी में आज आपकी दीदी आपके लिए लेकर आई है बितानी फर्स्ट आई। उसके बाद कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत का पाठ 2 नए राजा और नए राज्य प्रस्तुत करने आएंगे अध्यापक नथु राम हठीला। उसके बाद बारी है कक्षा 9 के विद्यार्थियों की, जिनके लिए आज हम लेकर आए हैं संस्कृत शेमुषी का पाठ 2 स्वर्ण है काक है, जिसे प्रस्तुत करने आएंगे अध्यापक वीरेंद्र मोहन शर्मा। तो देर किस बात की, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं मीना की कहानी बितानी फर्स्ट आई। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना? देखो मैं आ गया आप सबकी प्यारी दोस्त मीना के साथ। लो नाम लिया और मीना आ गई। अरे ये मीना तो बिनती की तरफ भागी जा रही है। बिनती दीदी, बिनती दीदी। मीना तुम यहाँ? आज हमारी बहन जी ने हमें बताया कि आप 12वीं क्लास की परीक्षा में पहले नंबर पे आई हो। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी आपकी तरह हर साल पहले नंबर पर आऊँ। पहले नंबर पे आऊँ, सबको खुश कर जाऊँ। मिट्ठू। पर मीना, क्या बात है दीदी? अरे आप रो क्यों रही हो? आप तो इतने अच्छे नंबरों से। रो नहीं तो क्या करूँ मीना, अब मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगी। क्या? लेकिन क्यों दीदी? सिर्फ मैं ही नहीं, पिताजी संध्या दीदी को भी शहर से वापस बुलवा रहे हैं, उसकी आगे की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं। लेकिन चाचा जी ऐसा क्यों? क्योंकि पिताजी अब हमारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। पता है मीना, बहुत मुश्किल से संध्या दीदी को कॉलेज में दाखिला मिला था। ये आखिरी साल है उनकी पढ़ाई का, और अब बेचारी दीदी का दिल टूट जाएगा। ओहो, लेकिन दीदी कोई तो रास्ता होगा जिससे। पता नहीं मीना, सोचती हूँ एक बार फिर से माँ और पिताजी से इस बारे में बात करके देखती हूँ। मैं चलती हूँ। सब ठीक होगा दीदी, आप चिंता मत करना। चिंता मत करना, बिल्कुल ना डरना। ओहो, तो ये बात है। चलो हम भी जरा बिनती के घर जाके देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। पिताजी। क्या बात है बिनती? पिताजी वो संध्या दीदी के बारे में अगर आप एक बार फिर से सोच लेते तो। देखो बिनती, मैंने तुमसे एक बार कह दिया सो कह दिया। मैं उसकी पढ़ाई पर और खर्चा नहीं कर सकता, बस। लेकिन पिताजी, उनके कॉलेज का ये आखिरी साल है, सिर्फ 7-8 महीने की ही तो बात है। सब ठीक ही तो है पिताजी। तुम्हें लगता है सब ठीक है? उधर वो दलाल रोज फसल के दाम गिरा रहा है और यहाँ सबको सब ठीक लग रहा है। एक बात पूछूं पिताजी, सुनील के पिताजी भी तो गन्ना उगाते हैं ना? हाँ, क्यों? मैंने कुछ दिन पहले उन्हें कहते सुना था कि गन्ने के दाम बढ़ने वाले हैं। और फिर आपने भी तो कहा था कि आजकल बाजार में गन्ने की बहुत मांग है। अरे कहा था बेटी, लेकिन सिर्फ मांग बढ़ी है, दाम नहीं। आज मैं नहीं, मेरी तरह कई किसान इसी समस्या से परेशान हैं। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है पिताजी। अगर बाजार में किसी चीज की मांग बढ़ रही है तो फिर उसका दाम कैसे घट सकता है? बिनती, क्यों अपने पिताजी से जबान लड़ा रही है? माँ,
मैं तो बस। चल रसोई में जाके सब्जी काट। मैं जरा दलाल से मिलकर आता हूँ बिनती की माँ। देख बिनती, तेरे पिताजी आजकल बहुत परेशान रहते हैं। संध्या की बात करके उन्हें और दुखी मत कर बेटी। माँ, लेकिन संध्या दीदी की पढ़ाई पूरी होने में बस कुछ महीने ही तो रह गए हैं और वो... तेरे पिताजी सब जानते हैं। अरे कितने खुश थे वो जब संध्या का दाखिला करवाया था कॉलेज में। उन्हें क्या पता था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। आप रो मत माँ, मैं अब कभी पिताजी का दिल नहीं दुखाऊंगी। अरे मीना, तुम? चाचा, पिताजी दलाल के पास। दलाल? ये दलाल कौन होता है दीदी? दलाल किसानों की फसल मंडी में बेचकर अपनी दलाली यानी कमीशन लेता है। लेकिन किसान अपनी फसल खुद मंडी में जाके क्यों नहीं बेचते दीदी? क्योंकि मंडी हमारे गांव से बहुत दूर है मीना, और मंडी में सही दाम तय करना, किस दाम पर कितना माल बेचना है, ये सब हर किसान को नहीं आता। मुझे तो लगता है ये सब गड़बड़ इसी दलाल की है। गड़बड़ इसी दलाल की है, हेरा फेरी कमाल की है। दीदी, आप बहन जी से इस बारे में बात क्यों नहीं करती? कल वो बड़ी क्लास के बच्चों को अनाज की मंडियों के बारे में कुछ बता रही थी। अरे हाँ, वाह मीना, मैं अभी जाके बहन जी से बात करती हूँ। और बिनती ने बहन जी को जाके सब कुछ बताया। देखो बिनती, आजकल किसानों की बहुत सी सहकारी संस्थाएं हैं जो इस बात का खास ख्याल रखती हैं कि किसानों को उनकी फसल का उचित और वाजिब दाम मिले। लेकिन बहन जी, अपने गांव में तो ऐसी कोई संस्था नहीं है। हाँ, पर ऐसे बहुत से गांव में ऐसी कई संस्थाएं हैं बिनती। अगर किसी संस्था का पता मिल जाता तो? पता तो मेरे पास नहीं है, मगर हाँ, 3-4 दिन पहले एक अखबार के आखिरी पन्ने पे मैंने एक सहकारी संस्था का विज्ञापन पढ़ा था। धन्यवाद बहन जी, मैं सबसे पहले जाकर वो अखबार ढूंढती हूँ। अरे बिनती तो पंचायत घर जाके सारे अखबार पलट पलट के देख रही है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, कहाँ होगा? हाँ, ये रहा, मिल गया। पिताजी, पिताजी, ये देखिए पिताजी, सहकारी संस्था का पता मिल गया। सहकारी संस्था? क्या कह रही है तू? सब बताती हूँ पिताजी, आप बस मेरे साथ चलिए। लेकिन कहाँ? कुछ बोल भी। भरतपुर, वहाँ चल के आपको अपनी फसल का सही दाम भी पता चलेगा और साथ ही अपने गांव के दलाल की करतूत भी। लेकिन मुझे तो ठीक से बोलना चालना भी नहीं आता। मैं हूँ ना पिताजी, मैं बात करूँगी। अच्छा, चलते हैं। और फिर बिनती और उसके पिताजी किशोरी लाल पहुँचे भरतपुर गांव सहकारी संस्था में। वहाँ उनकी मुलाकात संस्था के एक अधिकारी से हुई। उसने बिनती के पिताजी को अच्छी तरह से सब समझाया। मैं तुम्हारी बात समझ गया बिनती बिटिया, वो दलाल तुम्हारे पिताजी के साथ साथ बाकी किसानों को भी कम दाम देकर लूट रहा है। अगर ये लोग। और फिर उस सहकारी संस्था के अफसर ने बिनती और उसके बाबूजी को समझाया कि वो अपनी फसल का सही दाम कैसे ले सकते हैं। यही नहीं, उस अफसर ने ये भी वादा करा कि वो बिनती के गांव में आकर बाकी किसानों से भी अच्छी फसल उगाने और उसके सही दाम पाने के बारे में बात करेंगे। और क्या बातें हुई, जरा सुने। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बात की तारीफ करनी होगी किशोरी लाल जी, आपकी बिटिया है बहुत समझदार और काबिल। खुश रहो बिनती बिटिया। धन्यवाद अफसर चाचा, अब हम चलते हैं। भरतपुर जाके बिनती के पिताजी को पता लगा कि उनके गांव का दलाल सचमुच भोले भाले किसानों को फसल का कम दाम बताकर लूट रहा था। और किसान तो बिनती की जय जयकार करते नहीं थक रहे। शाबाश बिनती बेटी। आपकी बेटी बिनती बहुत समझदार है। कितनी अच्छी बातें बताती है बिनती बेटी। देखा बिनती की माँ, है ना अपनी दोनों बच्चियाँ खरा सोना। सही कह रहे हो बिनती के पिताजी, आप ही तो कहते थे कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही बच्चों में पूर्ण आत्मविश्वास और समझ आती है। चाचा जी, अब तो संध्या भी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करेगी और बिनती भी। चाचा जी जिंदाबाद। भाई वाह, बिनती जैसे होशियार बच्चे तो हर घर हर गांव में होते हैं। सही है ना बच्चों? पढ़ने का अपना मोल है और खेल कूद का अपना। तो चलो एक नया गीत सुने। सरल करे ये सबका जीना।
करना है, हमको लिखना पढ़ना है। अपनी मंजिल पानी है, हमको आगे बढ़ना है। अरे वाह मिट्ठू, ये तो अपनी नई कविता बन गई। भाई वाह, गीत तो अच्छा लिखा है मीना और मिट्ठू ने। अब सुनते हैं यही गीत संगीत के साथ। जीवन में कुछ करना है, हमको लिखना पढ़ना है। अपनी मंजिल पानी है, हमको आगे बढ़ना है। जीवन में कुछ करना है, हमको लिखना पढ़ना है। अपनी मंजिल पानी है, हमको आगे बढ़ना है। पढ़ना लिखना है आसान, हर लड़की पढ़े। राह सरल हो या मुश्किल, हर लड़की बढ़े। बस सच्चे दिल से मेहनत हर लड़की करे। खुद से वादा करना है, हमको आगे बढ़ना है। जीवन में कुछ करना है, हमको लिखना पढ़ना है। अपनी मंजिल पानी है, हमको आगे बढ़ना है। जीवन में कुछ करना है, हमको लिखना पढ़ना है। अपनी मंजिल पानी है, हमको आगे बढ़ना है। पूरा करना अपना काम, चाहे जो भी हो। सफर में ना करना आराम, चाहे जो भी हो। करेगी मंजिल तुम्हें सलाम, चाहे जो भी हो। हर मुश्किल से लड़ना है, हमको आगे बढ़ना है। जीवन में कुछ करना है, हमको लिखना पढ़ना है। अपनी मंजिल पानी है, हमको आगे बढ़ना है। जीवन में कुछ करना है, हमको लिखना पढ़ना है। अपनी मंजिल पानी है, हमको आगे बढ़ना है। गाना तो बड़ा मजेदार था। चलो अब देखते हैं मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही हैं। प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर। शाबाश। आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जगह, जानवर और वस्तु का नाम बताएंगे। बिल्कुल सही। तो आज का अक्षर है च। सबसे पहले बताओ, च से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। चंदू। ये चंदू कौन है सुमी? मेरी नानी के गांव का हलवाई। बहुत मशहूर है चंदू अपने गांव में। नहीं सुमी, च से किसी ऐसे मशहूर व्यक्ति का नाम बताओ जो सिर्फ तुम्हारी नानी के गांव में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो। चाचा नेहरू। शाबाश मीना। और उनका असली नाम? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, और चाचा नेहरू कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री। शाबाश रानो। अब च से किसी जानवर का नाम बताओ। चीता। शाबाश मोनू। पर बच्चों, अफसोस की तो ये बात है कि चीते अब हमारे देश के विलुप्त जानवरों में से एक हैं। पिछले 50 सालों से हमारे देश में चीते दिखे ही नहीं हैं। ओह, ये तो सच में बहुत ही दुख की बात है। हाँ, वो तो है। चलो बच्चों, अब च से शुरू होने वाली कोई चीज। चाय की पत्ती। चम्मच। चीनी। शाबाश। और जगह? चंडीगढ़। शाबाश मीना। और चंडीगढ़ भारत के 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी भी है। बताओ वो कौन से 2 राज्य हैं? हरियाणा और पंजाब। बिल्कुल ठीक। मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन। तो आपको भी मजा आया ना? फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन
सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, ओ खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। मीना की कहानी के बाद बारी है हमारे कक्षा 7 के विद्यार्थियों की, जिनके लिए हम आज लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत का पाठ 2, नए राजा और नए राज्य, जिन्हें प्रस्तुत करने आ रहे हैं अध्यापक नथुराम हटीला। हम करें राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास पलट कर, अपना भवितव्य समझ कर, अपना भवितव्य समझ कर, हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र आराधन। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अरे भाई ठीक ही तो होंगे क्यों नहीं? सभी जो समझदार ठहरे और हाँ, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन जो करते हैं, फिर भी पूर्ण स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने दादा दादी या नाना नानी से पुराने जमाने की कहानियां तो सुनी ही है, जिसमें राजा महाराजाओं की शासन व्यवस्थाएं, वीरता आदि का ज्ञान जो होता है। ठीक ही तो कहा है, मैं इतिहास हूँ, बीती बातों को दोहराता हूँ, वीरता को जब अहंकार होता है तब मैं युद्ध करवाता हूँ। तो आज हम इतिहास के ही पाठ 2, नए राजा और उनके राज्य अर्थात मध्यकाल की शासन व्यवस्थाएं, मध्यकाल के राजा महाराजा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर अर्थात पूरे मंडल का स्वामी इत्यादि पदों से घोषणा कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उन्हें हराया और हिरण्यगर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने विचार किया है कि उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? हाँ, एक शासक के लिए क्षत्रिय होना अति आवश्यक था। कुछ उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजाशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार, हरिचंद्र इत्यादि ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर
शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। समय के साथ साथ वर्ण व कार्य में बदलाव भी संभव था। इस प्रकार 7वीं से 12वीं सदी के मध्य कई प्रमुख राजवंशों का उत्थान हो चुका था, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार, जो कि वर्तमान राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में शासन करते थे। राष्ट्रकूट, जिनका सत्ता केंद्र दक्कन के पठार के पश्चिमी भाग में था, जो वर्तमान में ये क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश में शामिल है। पाल वंश का वर्तमान पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा बांग्लादेश के भूभाग पर इनका शासन था। और बच्चों, चौहान वंशज, जिनका सत्ता केंद्र दिल्ली और अजमेर था। इसी प्रकार इस काल में दक्षिण भारत में भी कई राजवंशों का उदय हुआ। इन राज्यों में अपने ही तरीके से प्रशासन चलाया जाता था, जिसके संचालन के लिए आपसी साझेदारी या कर व्यवस्था आदि साधन थे। तो प्यारे बच्चों, अब हम इन राज्यों में प्रशासन पर प्रकाश डालते हैं। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज अर्थात राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन यानी 3 भुवनों का स्वामी, इसी तरह अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। कुल मिलाकर लगभग 400 कर थे, जो चोल वंश के अभिलेखों में मिलते हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजाओं के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। राजा स्वयं को महान और अपनी उपलब्धियां बताने के लिए प्रशस्तियों में ब्यौरे लिखवाते थे। प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। तो बच्चों देखो, भूमि अनुदान के साथ राजा लिखते थे कि हमने मिट्टी की मेड़ बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया जाता था तथा उस पर संपूर्ण अधिकार ब्राह्मणों का हो जाता था। 12वीं शताब्दी में एक वृत्त संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि शासक युद्ध क्यों करते थे? ये धन के लिए हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे। प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था।
वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इनकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। सत्ता प्रदर्शन हेतु शासकों द्वारा बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था। आक्रमण के समय उनको भी निशाना बनाया जाता था। तो बच्चों, अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध था। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानता था और उसने अल बैरूनी नामक एक विद्वान को इस महाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बैरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों के अलावा उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 तक जिसने शासन किया था, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1991 में हराया था। दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों मारा गया। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? तो बच्चों, कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महाहत थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयलय 9वीं सदी के मध्य मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयलय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ाया गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने उनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी, जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। ये सब पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि थे। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिरों के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था
कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ये देवी देवताओं के अलावा भक्तों की भी बनाई गई थी। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। नदियों को छोटी छोटी शाखाओं में बांटकर भूमि को उपजाऊ बनाने से अर्थव्यवस्था मजबूत बनी। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। कुछ इलाकों में कुएं तो अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। तो बच्चों, सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधन व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों के साथ साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने भी इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। तो बच्चों, इस प्रकार कृषि और सिंचाई व्यवस्था के अलावा अब हम साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने, कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवे देवेलन अर्थात 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, उरैयार अर्थात प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। एक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिर की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नंगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तनों में रखे जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो बच्चों, ये व्यवस्था हमारे नए राजाओं और साम्राज्यों की होती थी। साथ ही साथ चीन में भी तांग वंश का युग था। यह तांग राजवंश लगभग 300 वर्षों तक सत्ता में रहा। तो बच्चों, अंत में हम यही निष्कर्ष निकालेंगे, यही पहुंचेंगे कि उस समय नए साम्राज्यों की हर तरह से आर्थिक, सामाजिक, भौतिक व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी रही थी, सुव्यवस्थित रही थी, व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी थी। अभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने सुना सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत का पाठ 2, नए राजा और नए राज्य, जिसे प्रस्तुत किया था अध्यापक नथुराम हटीला ने और समीक्षा की थी रेणु बाला चौहान ने। अब बारी है कक्षा 9 के विद्यार्थियों की, जिनके लिए आज हम लेकर आए हैं संस्कृत शेमुषी का पाठ 2, स्वर्ण है काक है, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अध्यापक वीरेंद्र मोहन शर्मा। प्यारे बच्चों, कहानी सुनना व सुनाना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। हम सभी ने बचपन में दादा दादी, नाना नानी अथवा अपने बड़े बुजुर्गों से अनेक कहानियाँ सुनी है। कहानियाँ बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होती है। कहानियों से हमें शिक्षा मिलती है।
आज मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। यह कहानी कक्षा 9 के संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमोशी से ली गई है। यह बर्मा म्यांमार देश की श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लालच और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ सुपरिणाम का वर्णन भी किया गया है। एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि लालच करने का फल कितना बुरा होता है। इस कथा के लेखक पद्म शास्त्री हैं। ये साहित्य आयुर्वेदाचार्य, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री और रशियन डिप्लोमा उपाधियों से अलंकृत है। इन्हें विद्याभूषण व आशु कवि मानद उपाधि भी प्राप्त हैं। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त हैं। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जिनमें प्रमुख रचनाएं हैं सिनेमा शतकम, स्वराज्य खंड काव्यम, लेलिनामृत महाकाव्यम, मदीय सोवियत यात्रा, पद्य पंचतंत्रम, बांग्लादेश विजय है, लोकतंत्र विजय है, विश्व कथा शतकम, चाय शतकम, महावीर चरितामृतम। स्वर्ण काक है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी। उसके एक विनम्र और मनोहर बेटी थी। एक बार उसकी माता थाली में चावलों को बिखेर कर आदेश दिया, सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। पक्षी चावलों को चुगे नहीं, इसलिए तुम पास में बैठी रहो। किंचित कालादंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकः तया पूर्वं दृष्टः। तम तण्डुलान् खादन्तम् हसन्तम् च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत्, तण्डुलान् मा भक्षय, मदीय माता अतीव निर्धना वर्तते। ऐसा स्वर्ण पंखों वाला कौवा, रजत चोंच वाला सुनहरा कौवा उसने इससे पहले कभी नहीं देखा। उस स्वर्ण कौवे द्वारा चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर उस बालिका ने रोना शुरू कर दिया। उस कौवे को रोकते हुए प्रार्थना करने लगी, चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष है काकः प्रुवाच माँ शुच है। सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहि पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम। अहम तुभ्यम तण्डुलम मूल्यम दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। सुनहरे पंखों वाला कौवा बोला, दुख मत करो, सूर्य उदय होने से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रसन्नता के कारण बालिका रात भर नींद भी नहीं ले पाई और वह रात भर वहां जाने के बारे में सोचती रही, क्योंकि वह चावलों का मूल्य पाने को उतावली थी। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता वृक्षोपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। यथा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितं, हं हो बाले त्वम् आगता, तिष्ठ अहं तत्कृते सोपानम् अवतारयामि। तत्कथे स्वर्णमयम् रजतमयम् ताम्रमयम् वा। वह बालिका सूर्य उदय से पहले वहां पहुंच गई। उस बालिका ने जब पेड़ के ऊपर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वहाँ सोने का महल है। जब कौवा सोकर उठा तब सोने की खिड़की से देखकर उसको कहा, अरे बालिके, तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ जिससे तुम सरलता से ऊपर आ सको। उस कौवे ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतारूं, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की? कन्या अवदत्, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। लड़की ने कहा, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, तांबे की सीढ़ी से चढ़कर आ जाऊंगी। लेकिन वह सोने की सीढ़ी से चढ़कर सोने के महल में गई। चिरकालम भवनी चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। श्रांता ताम विलोक्य काकः अवदत्, पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियताम्। वद तुम स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्यां उत ताम्र स्थाल्यां। उस लड़की ने बहुत समय तक भवन को देखा। अद्भुत और बहुत सुंदर वस्तुओं की सजावट देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। थकी हुई बालिका को देखकर कौवा बोला, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। तुम बताओ कि सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में
अथवा तांबे की थाली में। बालिका अवदत् ताम्र स्थाल्याम् एव अहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। यदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। बालिका ने कहा, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब सुनहरे कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। बहुत सारे अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट पकवान उसको खाने के लिए दिए। न एतादृशं स्वादु भोजनम अध्यावधि बालिका खादितवती। काकः अवदत्, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। परं तौ माता तु एकाकिनी वर्तते, त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ। ऐसा स्वादिष्ट भोजन इससे पहले बालिका ने कभी नहीं खाया। कौवे ने कहा, बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर मेरे साथ रहो, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। बालिके, यथेच्छं गृहाण मंजूषाम् एकां लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम्, इयत् एव मदीय तंडुलानां मूल्यम्। ऐसा कहकर कौवा अपने कमरे के अंदर से 3 संदूक निकाल कर लाया और उस लड़की को कहा, बालिके, अपनी इच्छा अनुसार इनमें से कोई भी एक संदूक ले लो। बालिका ने सबसे छोटी संदूक लेकर कहा, मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है, मुझे मेरे चावलों का मूल्य मिल गया है। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, तस्यां महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, तद्दिनात् धनिका च संजाता। घर आकर उस बालिका ने संदूक खोला, उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उस दिन से वह अमीर हो गई, क्योंकि उस सुनहरे कौवे ने इतना धन दे दिया था कि उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्, तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। उसी गांव में ही एक दूसरी लालची वृद्ध महिला रहती थी। उसके भी एक बेटी थी। ईर्ष्या से वह सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। उस वृद्ध महिला के मन में लोभ था, इसलिए उसी प्रकार सूरज के तेज धूप में चावलों को बिखेर कर उसने भी अपनी बेटी को चावलों की रक्षा करने के लिए कह दिया। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् ताम् अपि तत्रैवाकारयत्। प्रातः तत्र गत्वा सा काकं निर्भक्षयन्ती प्रावोचत्, भो नीच काक, अहम् आगता, मह्यं तण्डुल मूल्यं प्रयच्छ। सुनहरा कौवा पहले की तरह चावलों को खाने के लिए आया। उस लड़की ने भी कौवे को रोकने के लिए प्रार्थना करने लगी। कौवे ने उसको भी वैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे आने को कहा और चावलों का मूल्य देने को कहा। सुबह वहां जाकर वह बालिका कौवे को निंदा करती हुई जोर से बोली, अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो। काकः अब्रवीत्, अहम तुत्कृते सोपानम अवतारयामि। तत्कथे स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा गर्वितया बालिकया प्रोक्तम्। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम् आगच्छामि, परं स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयं सोपानम् एव प्रायच्छत्। स्वर्णकाकः ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकारयत्। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए ऊपर सीढ़ी उतारता हूँ, जिससे तुम सरलता से ऊपर आ सको। उस कौवे ने कहा, तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी अथवा तांबे की सीढ़ी, इनमें से कौन सी सीढ़ी उतारूं? बालिका घमंड से बोली, मैं सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊंगी। लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ऊपर आने के लिए दी। सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुपक्षिताः। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती। लौटते समय स्वर्ण कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूक लाया और उस लड़की के सामने रख दिए। कौवे ने कहा, इनमें से कोई भी एक ले लो। लालच से भरी हुई वह लड़की सबसे बड़ी संदूक को लेती है। उसके मन में बहुत सारा धन पाने की लालसा थी। गृहम् आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम् उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पः विलोकितः। लुब्धया बालिकया
लोभस्य फलम प्राप्तम तदनंतरम सा लोभम परित्यजत। घर आकर व्याकुलता से जब वह संदूक खोलती है तब उसमें भयंकर काले सांप को देखकर वह डर जाती है। लालची लड़की को उसके लालच का फल मिलता है। उसके बाद उस लड़के ने लालच करना छोड़ दिया। लोभेन बुद्धिश्चलति लोभो जनेते तृषाम तृषार्तो दुःखमाप्नोति प्रत्रयः च मानवः। लोभ से बुद्धि विचलित हो जाती है। लोभ सरलता से न बुझने वाली तृष्णा को जन्म देता है। जो तृष्णा से ग्रस्त होता है वह दुख का भागीदार बनता है। इस लोक में और परलोक में भी लोभ के कारण मनुष्य स्वयं अपनी हानि कर लेता है। लोभ मूलानि पापानि संकटानि तथैव च लोभात् प्रवर्तते वैरम अति लोभात् विनश्यति। लोभ पाप और सभी संकटों का मूल कारण है। लोभ शत्रुता में वृद्धि करता है। अधिक लोभ करने वाला विनाश को प्राप्त होता है, क्योंकि लोभ के कारण मात्र अपना स्वार्थ ही देखता है। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयं कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। जिनके विचार प्रबल होते हैं और वे अपने रिश्तेदारों को खत्म करने अथवा मित्रों पर विश्वासघात करने में उनको कोई बुराई नहीं दिखती है, अर्थात उनको बुराई करने में कोई संकोच नहीं होता है। नास्ति लोभ समो व्याधि नास्ति क्रोध समो रिपुः नास्ति दारिद्र्यवत् दुःखम नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। लालच के समान कोई दूसरा रोग नहीं है। लालच मनुष्य के लिए सबसे बड़ा रोग है। क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। दरिद्रता गरीबी के समान कोई दुख नहीं है और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दानेन तुल्यो निधिरस्ति नान्यो लोभाच्च नान्यो अस्ति रिपुः पृथिव्याम विभूषणम शील समम न चान्यत संतोष तुल्यम धनमस्ति नान्यत। दान के बराबर दूसरा कोई खजाना नहीं है। लालच के समान भूमि पर दूसरा कोई शत्रु नहीं है। विनम्रता के समान कोई दूसरा आभूषण नहीं है और संतोष के समान कोई धन नहीं है। इसलिए मनुष्य को लोभ की प्रवृत्ति छोड़कर संतोष की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। बच्चों, आप सभी को ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ से हमेशा मनुष्य को हानि होती है, अतः लोभी प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। पाठ में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, उन कठिन शब्दों को याद करें। समुड्डीय उड़कर, निवारयंती रोकती हुई, प्रहर्षिता प्रसन्न हुई, विलोक्य देखकर, प्राह कहा, पर्यवेशितम परोसा गया, महारहानि बहुमूल्य, लुब्धा लोभी, निर्भत्सयंती निंदा करती हुई, पर्यतेजत छोड़ दिया, माँ शुचः दुख मत करो। बच्चों, लोभ मनुष्य को इस प्रकार अंधा बना देता है कि वह अपना भला बुरा भी नहीं देख पाता है। लोभ के वशीभूत होकर मनुष्य अपना जीवन भी संकट में डाल देता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ। इस कहानी में मनुष्य लोभ का वशीभूत होकर धन पाने की लालसा में अपना जीवन संकट में डाल देता है। किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक गरीब व्यक्ति निवास करता था। उसकी खेती साधारण ही थी, अर्थात फसल अच्छी नहीं होती थी, अतः काम नहीं होने के कारण अधिकांश समय वह खाली ही रहता था। एक बार ग्रीष्म ऋतु में वह इसी प्रकार अपने खेत पर वृक्ष के नीचे शीतल छाया में लेटा हुआ था। सोए सोए उसने अपने समीप ही सर्प का बिल देखा। उस पर सर्प फन फैलाए बैठा था। उसको देखकर वह गरीब व्यक्ति विचार करने लगा कि हो न हो यही मेरे क्षेत्र का देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, अतः मैं आज अवश्य इसकी पूजा करूंगा। यह विचार मन में आते ही वह उठा और कहीं से जाकर दूध मांग लाया। उसने एक मिट्टी के बर्तन में दूध रखा और बिल के समीप जाकर बोला, हे क्षेत्रपाल, आज तक मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था, इसलिए मैं किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर मुझ गरीब पर कृपा कीजिए और मुझे धन धान्य से समृद्ध कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने उस दूध को वहीं पर रख दिया और फिर अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन प्रातः काल जब वह अपने खेत पर आया तो सर्वप्रथम उसी स्थान पर गया। वहां उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था
उसमें एक सोने की मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठाकर रख लिया। उस दिन भी उसने उसी प्रकार सर्प की पूजा की और वह दूध रखकर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल उसको फिर एक सोने की मुद्रा मिली। इस प्रकार अब प्रतिदिन पूजा करता और अगले दिन उसको एक सोने की मुद्रा मिल जाया करती थी। कुछ दिनों बाद उसको किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को उस स्थान पर दूध रखने का निर्देश दिया। तदनुसार उस दिन उसका पुत्र गया और वहां दूध रख आया। दूसरे दिन जब वह पुनः दूध रखने के लिए गया तो देखा कि वहां सोने की मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठा लिया और वह मन ही मन सोचने लगा कि निश्चित ही इस बिल के अंदर सोने की मुद्राओं का भंडार है। मन में यह विचार आते ही उसने निश्चय किया कि बिल खोदकर सारी मुद्राएं ले ली जाए। लेकिन उसके मन में सांप के डसने का भय था। जब सांप दूध पीने के लिए बाहर निकला तो उस लड़के ने सांप के सिर पर लाठी का प्रहार किया। इससे सांप तो मरा नहीं, लेकिन सांप क्रुद्ध होकर गरीब व्यक्ति के पुत्र को अपने विष भरे दांतों से काट लिया, जिससे उस गरीब व्यक्ति के पुत्र की उसी समय मृत्यु हो गई। जब गरीब व्यक्ति गांव से वापस आया और उसको अपने पुत्र के बारे में पता चला तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मेरा पुत्र लालच नहीं करता तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। उस व्यक्ति के पास शोक करने के सिवाय कुछ नहीं था। इसलिए कहा भी गया है कि लालच का फल बुरा होता है। लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है। हितोपदेश पुस्तक में बहुत सुंदर श्लोक है। लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभात कामः प्रजायते, लोभान मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम। अर्थात लालच से ही मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है। लालच से ही कामना अथवा इच्छा जागृत होती है। लोभ के कारण ही मनुष्य मोह में फंस जाता है, अर्थात अपना विवेक खो देता है और वही मनुष्य के नाश का कारण बनता है। वस्तुतः लोभ समस्त पापों का कारण है। बच्चों, आप सभी को ये दोनों कहानियां सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा। दोनों कहानियां लोभ पर आधारित है तथा दोनों कहानियों से लोभ नहीं करने की शिक्षा मिलती है। लोभ से बचकर रहना ही श्रेष्ठकर है। संस्कृत में सूक्ति है, लोभः नाशस्य कारणम, अर्थात लोभ नाश का कारण है। अभी कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने पढ़ा संस्कृत सेमुषी का पाठ 2 स्वर्ण है काक है, जिसे प्रस्तुत करने आए थे अध्यापक वीरेंद्र मोहन शर्मा और समीक्षा की थी मुक्ता तेलंग ने। तो बच्चों, आज की शिक्षावाणी कार्यक्रम का समय यही समाप्त होता है और समय और इजाजत नहीं देता आपसे बातें करने के लिए। तो आपकी दीदी भारती को दीजिए इजाजत। फिर हम मिलेंगे नई कहानियों के साथ, नए पाठ के साथ और नए अनुभवी शिक्षकों के साथ। तो तब तक के लिए प्यारे प्यारे बच्चों को आपकी दीदी का जय हिंद। हम